हेलो एवरीवन, वेलकम टू बीएसएल एकेडमी गवर्नमेंट जॉब। तो कल हम लोग ने देखे थे, कवर किए थे दिल्ली सल्तनत के अंदर गुलाम वंश और खिलजी वंश के बारे में। तो आज हम लोग इसी को कंटिन्यू करते हुए अगला वंश को देखेंगे, जिसका नाम है तुगलक वंश। तो जितना भी हो सके तुगलक वंश के बारे में आज हम इस वीडियो के माध्यम से हम लोग कवर करेंगे। तो चलिए, आज का हमारा पहला सवाल है कि तुगलक वंश का संस्थापक किसे माना जाता है? गियासुद्दीन तुगलक को माना जाता है। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन आता है, गियासुद्दीन तुगलक ने तुगलक वंश की स्थापना कब की थी? 1320 ईस्वी में। और इसका अगर पीरियड माना जाए तुगलक वंश कब से कब है? 1320 से लेकर 1414 तक इसका तुगलक वंश का काल माना गया। अगला हमारा क्वेश्चन आता है कि तुगलक वंश के पहले और बाद में किस वंश का शासन हुआ था? हाँ, तुगलक वंश से पहले खिलजी वंश है, उसके बाद अगर देखा जाए तो आता है सैयद वंश। ठीक है, अगला हमारा है कि सिंचाई हेतु नहर निर्माण कराने वाला प्रथम सुल्तान कौन था? तो गियासुद्दीन तुगलक को ही माना जाता है पहली बार सिंचाई और नहर का निर्माण कराने का श्रेय। अगला हमारा क्वेश्चन आता है, गियासुद्दीन तुगलक को गाजी मलिक की उपाधि किसने प्रदान की थी? तो अलाउद्दीन खिलजी ने ही गाजी मलिक की उपाधि दी थी, क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी के ही दरबार में मतलब सेनापति के रूप में था, जो कि बाद में यह तुगलक वंश का संस्थापक बना। अगला हमारा क्वेश्चन आता है, गियासुद्दीन ने कितनी बार मंगोलों के आक्रमण को विफल किया था? 29 बार। कितनी बार? 29 बार आक्रमणों को विफल किया था। अगला हमारा क्वेश्चन आता है कि दिल्ली का पद संभालने से पहले गियासुद्दीन कहाँ का सूबेदार था? पंजाब। हाँ, तो ये कहाँ के था? पंजाब के अंदर एक दयालपुर जो अथी है, उसी के अंदर ये सूबेदार के रूप में था, दिल्ली बनने मतलब गद्दी पर बैठने से पहले। अगला हमारा क्वेश्चन आता है कि दिल्ली अभी दूर है, यह कथन किसका है? निजामुद्दीन औलिया। हाँ, निजामुद्दीन औलिया का यह कथन था कि दिल्ली अभी दूर है। अगला हमारा क्वेश्चन आता है, गियासुद्दीन तुगलक ने दिल्ली के निकट किस शहर की स्थापना की है? हाँ, नहीं, तुगलकाबाद। कौन सा? तुगलकाबाद का स्थापना गियासुद्दीन तुगलक ने ही किया था, और उसी में एक 56 कोट नामक दुर्ग की भी स्थापना किया था। अगला हमारा क्वेश्चन आता है कि गियासुद्दीन तुगलक का अंतिम अभियान कहाँ किया था? बंगाल का। इसका अंतिम अभियान कहाँ था? बंगाल का। और उसी दौरान बंगाल के दौरान जब वो लौट रहा था तो उसी समय उसकी मृत्यु भी हो गई थी 1325 ईस्वी में। अगला हमारा क्वेश्चन आता है, गियासुद्दीन के बाद दिल्ली की गद्दी पर कौन सा बैठा था? हाँ, कौन बैठा था? मोहम्मद बिन तुगलक अगला शासक बना था। अगला हमारा था, दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने अपनी सनक भरी योजनाओं के लिए उसे पागल बादशाह भी कहा जाता था? तो मोहम्मद बिन तुगलक ही था। इसे ऐसा योजना ही लाता था कि इसका हर योजना ही विफल हो जाता था। अगला क्वेश्चन आता है कि सभी सुल्तानों में सबसे विद्वान सुल्तान कौन था? हाँ, तो पढ़ा लिखा भी ये बहुत ज़्यादा था, मोहम्मद बिन तुगलक। अगला क्वेश्चन आता है कि तुगलक वंश के किस शासक ने सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया था? हाँ, तो यही मोहम्मद बिन तुगलक ने ही किया था, जो कि बाद में क्या हो गया था? विफल हो गया था। लोगों ने इसका डुप्लीकेट मुद्रा बना के और इसका दुरुपयोग करने लगे थे, तो ये भी योजना इसका विफल हो गया था। अगला हमारा क्वेश्चन आता है कि मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से कहाँ स्थानांतरित किया था? हाँ, तो दौलताबाद या ले गया था अपना राजधानी को। कब ये ले गया था? 1327 में। कब ले गया था? 1327 में दिल्ली से दौलताबाद ले गया था। अगला हमारा क्वेश्चन आता है कि दिल्ली सल्तनत में सर्वाधिक विद्रोह किसके काल में हुआ था? मोहम्मद बिन तुगलक के अंदर विद्रोह हो गया था, क्योंकि ऐसा योजना आता था कि प्रजा लोग इसका खुश नहीं रहता था और क्या कर देता था? विद्रोह करता था। कुल मिलाकर 34 बार विद्रोह हुआ था इसके शासन में। अगला हमारा क्वेश्चन आता है कि मोहम्मद बिन तुगलक ने दोआब क्षेत्र में टैक्स की वृद्धि किस वर्ष मतलब दोगुना मतलब किस वर्ष मतलब अथी की थी टैक्स की वृद्धि? हाँ, तो 1326 ईस्वी में जो थे मोहम्मद बिन तुगलक दोआब क्षेत्र 1326 में दोआब क्षेत्र में टैक्स की वृद्धि कितना कर दिया था? 1/2 मतलब कि 50% कर दिया था। अगला हमारा क्वेश्चन आता है कि इब्न बतूता किसके काल में भारत आया था? हाँ, तो मोहम्मद बिन तुगलक के ही काल में भारत आया था। और यह कहाँ के रहने वाला था इब्न बतूता?
मोरक्को का, कहाँ के रहने वाला था? मोरक्को के रहने वाला था, जिसके मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आया था। और मोहम्मद बिन तुगलक ने इसे दिल्ली का काजी नियुक्त कर दिया था, मतलब बहुत ज़्यादा विद्वान था इसलिए इसको जज के रूप में नियुक्त किया था। अगला हमारा क्वेश्चन आता है कि इब्न बतूता ने कौन सी पुस्तक लिखी है? रहला। हाँ, रहला नाम की एक बुक है जो कि इब्न बतूता के द्वारा लिखा गया है। अगला हमारा क्वेश्चन आता है कि मोहम्मद बिन तुगलक के काल में दक्षिण भारत में स्वतंत्र रूप से किस राज्य की स्थापना हुई थी? विजयनगर। हाँ, विजयनगर और बहमनी साम्राज्य। जिस समय मोहम्मद बिन तुगलक राज कर रहा था उसी के अंदर सेनापति या के रूप में थे दो गो भाई, हरिहर एवं बुक्का, जो कि इसे कट कर दक्षिण भारत में एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना कर दिए थे। और दूसरा था कि बहमनी साम्राज्य, जो कि अलाउद्दीन बहमा नाम का एक व्यक्ति था जो कि इससे अलग होकर और एक अलग ही साम्राज्य बना दिया था, बहमनी साम्राज्य। अगला हमारा क्वेश्चन आता है कि किस शासक की मृत्यु पर कहा गया कि राजा को प्रजा से तथा प्रजा को राजा से मुक्ति मिली? मोहम्मद बिन तुगलक। हाँ, तो मोहम्मद बिन तुगलक को ही कहा गया है कि प्रजा को राजा से तथा राजा को प्रजा से मुक्ति मिली। और इसकी मृत्यु कब हुई थी? 1351 में। 1351 में, सही बात। अगला हमारा आता है कि हिंदू त्यौहार होली दशहरा में भाग लेने वाला प्रथम सुल्तान कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक। हाँ, तो यही था मोहम्मद बिन तुगलक, जो कि होली और दशहरा में भी भाग लेता था। अगला हमारा क्वेश्चन आता है कि फिरोज शाह तुगलक गद्दी पर कब बैठा था? हाँ, तो 1351 में बैठा था, जब इसकी मृत्यु हुई मोहम्मद बिन तुगलक को, तो अगला शासक बना फिरोज शाह तुगलक। अगला क्वेश्चन हमारा आता है कि दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने अपने 2 बार राज्याभिषेक करवाया था? तो हाँ, तो फिरोज शाह तुगलक ही थे जो कि 2 बार यह राज्याभिषेक करवाया था। अगला आता है कि ब्राह्मणों पर भी जजिया कर सर्वप्रथम किस शासक ने लगाया था? फिरोज शाह। हाँ, तो फिरोज शाह तुगलक ने, पहले तो जजिया कर लगाया ही जाता था मगर ब्राह्मणों पर नहीं लगाया जाता, मगर जब ये फिरोज शाह आया तो ये ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगा दिया। जजिया कर होता है जो कि मतलब गैर मुसलमानों से लिए जाने वाला एक टैक्स होता था, जो कि हिंदुओं लोग के देना पड़ता था, चाहे वो धार्मिक स्थान हो, चाहे जहाँ भी मतलब इन लोग के देवी देवता का मंदिर हो, वहाँ पे उन लोग का टैक्स दे के तब जाना पड़ता था पूजा पाठ करने। इसी को बोलते हैं जजिया कर। अगला हमारा क्वेश्चन आता है कि फिरोज शाह तुगलक ने कहाँ से अशोक के स्तंभों को लाकर दिल्ली में स्थापित किया था? हाँ, कहाँ के? खिजराबाद के जो स्तंभ थे, अशोक का स्तंभ, वो वहाँ से लाकर और ये दिल्ली में स्थापित कराया था, जो कि खिजराबाद हरियाणा में पड़ता है। और मेरठ का भी एक अशोक का स्तंभ को लाकर वो दिल्ली में स्थापित कराया था। अगला हमारा क्वेश्चन आता है फिरोज शाह तुगलक की मृत्यु कब हुई थी? 1388 कब हुआ था? 1388 में इसकी मृत्यु हो गई थी। अगला आता है कि दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान की जन्म हिंदू माँ से हुई थी? तो फिरोज शाह तुगलक क्यों ही एक हिंदू माँ के जन्म से यह पैदा हुआ था। और इसको बोला जाता था कि ये इसका जो दल था वो बोलता था कि मुसलमानों के लिए उतना कोई खास नहीं करेगा, इसलिए बेहतर बनने के लिए ही ब्राह्मणों पर जजिया कर लगा दिया था। तो आज हमारा जो दिल्ली सल्तनत के अंदर जो तुगलक वंश था वो टॉपिक आज कवर होता होगा। तो थैंक यू।